Hello everyone. So today we are going to start a new series of BHIC 113 History of India 8 जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे 1857 से लेकर के 1950s तक की कहानी ऑफ इंडिया. ठीक है, दिस इज द कवर पेज ऑफ द सब्जेक्ट. ओके, सो दैट यू पीपल डू नॉट गेट कंफ्यूज कि हाँ दिस इज द एक्चुअल सब्जेक्ट आई वांट टू स्टडी और नॉट. तो अब नेक्स्ट हम लोगों को 21 यूनिट्स पढ़ने हैं इसमें. ओके, पढ़ लेंगे हम लोग. आज पहला यूनिट पढ़ रहे हैं. तो यूनिट 1 जो है इफेक्ट्स ऑफ इंपीरियलिज्म, क्या इफेक्ट्स पड़े इंडिया में इंपीरियलिज्म के वो देखेंगे. ये थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स जो मैं कवर कर रही हूँ आजकल उससे थोड़ा सा बड़ा है, पर ओके चलेगा. बुक तो चैप्टर तो इससे और भी ज्यादा बड़ा था, बट जो समरी है जो मैंने एक्सट्रैक्ट निकाला है, लेट मी प्रेजेंट यू नाउ. इंट्रोडक्शन. Understanding colonialism in India requires a global perspective. अगर पढ़ना है हम लोगों को, समझना है कि किस तरह से इंडिया एक कॉलोनी था, तो हम लोगों को ग्लोबल पर्सपेक्टिव की जरूरत पड़ेगी. नॉट जस्ट अ फोकस ऑन इंडिविजुअल ब्रिटिश रूल और अदर पॉलिसीज. सिर्फ हम लोगों को ब्रिटिश रूलर्स और उनके पॉलिसीज पे ध्यान देना नहीं होगा, हम लोगों को वाइड पर्सपेक्टिव में चीजों को समझना पड़ेगा. Early critics often blamed specific administrators for India's problems. जो स्टार्टिंग के क्रिटिक्स थे, जैसे कि जब ये चीजें हो रही थी, चल रही थी कि हाँ इंडिया जो है वो ब्रिटेन का गुलाम है, या फिर उसके जस्ट बाद के जो क्रिटिक्स थे वो क्या करते हैं कि वो ब्लेम कर रहे होते हैं कुछ स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को, जैसे कि मुगल्स को ब्लेम कर रहे होते हैं इंडिया की सारी परेशानियों के लिए. बट दिस व्यू वॉज लिमिटेड. लेकिन ये जो व्यू था ये लिमिटेड था. Even early nationalists focused on oppression and exploitation without fully recognizing colonialism as part of the global capitalist imperial system. ठीक है, तो जो स्टार्टिंग के रूलर्स थे इंडिया के, उन्होंने भी जो स्टार्टिंग के नेशनलिस्ट्स थे इंडिया के, उन्होंने भी ऑपरेशन और एक्सप्लॉइटेशन पे फोकस किया, बिना ये अच्छे से समझे कि कॉलोनियलिज्म क्या है और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इसका क्या स्टेट है, क्या स्टांस है. बाद के सालों में क्रिटिक्स जो है प्लेस्ड ब्रिटिश रूल इन अ ब्रॉडर कंटेक्स्ट ऑफ कैपिटलिस्ट इंपीरियलिज्म रिवीलिंग इट्स सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चरल नेचर. बाद के सालों में इसको अच्छे से डिकोड किया गया है, जहां पे इसे हम लोगों को कैपिटलिस्ट इंपीरियलिज्म के कंटेक्स्ट में देखने को मिलता है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थ्योरीज ऑफ कॉलोनियलिज्म की. लेट अस एग्जामिन द वेरियस थ्योरीज प्रोनाउंस्ड बाय यूरोपियंस एज वेल एज इंडियन नेशनलिस्ट्स इन रिलेशन टू कॉलोनियलिज्म. अभी हम लोग कुछ थ्योरीज देखेंगे जो कि यूरोपियंस ने कुछ थ्योरीज बनाए हैं, और साथ ही साथ कुछ इंडियन नेशनलिस्ट्स ने थ्योरी बनाई है. किसके ऊपर? इंडिया की कॉलोनी होने के ऊपर. तो हम लोग सबसे पहले यूरोपियन व्यूज देखते हैं. J.A. हॉब्सन जो है एक ब्रिटिश लेबर इंटेलेक्चुअल है, जिन्होंने पब्लिश किया है अपना काम इंपीरियलिज्म इन 1902, where he argued that capitalism inevitably leads to imperialism. ठीक है, तो 1902 में जो उनकी बुक आती है इंपीरियलिज्म, वो वहां पे कहते हैं कि कैपिटलिज्म मतलब कि कैपिटलिज्म इनडायरेक्टली इंपीरियलिज्म मतलब कि राजवाद को लीड करता है. वो एक्सप्लेन करते हैं इसके दो कॉन्सेप्ट्स को, अंडर कंजम्पशन को और ओवर सेविंग को. अंडर कंजम्पशन, कैपिटलिज्म कॉजेस एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. कैपिटलिज्म की वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि कैपिटलिज्म में आपको कोई भी रोक टोक नहीं होती है कि हाँ आप 10 करोड़ से ज्यादा अगर आपने पैसे कमा लिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है आपको 10 करोड़ से आप जितने भी ज्यादा पैसे कमाओगे वो आप किसी को जबरदस्ती आपको दान में देने हैं, या फिर आपको मर्जी के खिलाफ जाकर के सरकार आपका कुछ भी हड़प लेगी. ऐसा नहीं है, आप जितना चाहो उतना ग्रो कर सकते हो. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का. और कैपिटलिस्ट जो है एक्यूमुलेट करते हैं लार्ज प्रॉफिट. मतलब कि जो कैपिटलिज्म का जो पूरा सोसाइटी है उसमें जो कैपिटलिस्ट है, मतलब जो लोग असली में उस कैपिटलिज्म को चला रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, वाइल जो उनके वर्कर हैं वो कम पैसे में काम कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से लो डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है. अगर कोई एक कैपिटलिस्ट कंपनी है XYZ, लेट्स से वो कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन अब वो प्रोडक्ट लेट्स से कि 5,000 का है, और वहां के एक वर्कर की सैलरी अगर 5,000 है, तो आपको क्या लगता है कि वो वर्कर कभी भी उस अपनी ही कंपनी में बनाए गए खुद के प्रोडक्ट को कभी भी वो खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा. तो ये अल्टीमेटली क्या लीड करता है? ये लो डोमेस्टिक कंजम्पशन को लीड करता है. मतलब खुद के लोग उस अपनी ही बनाई हुई चीज को यूज नहीं करते हैं. Oversaving, with limited opportunities to invest surplus profits within the home country, capitalists seek foreign markets and colonies to sell goods and invest excess capital.
तो जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी वजह से क्या होता है कि होम कंट्री के अलावा भी कैपिटलिस्ट क्या करते हैं कि फॉरेन मार्केट में जाकर के अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, कॉलोनीज में अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं ताकि उनको ज्यादा प्रॉफिट हो सके। According to Hobson, these economic pressure drive colonial expansion and conflict between capitalist nationals over markets and territories. तो Hobson के हिसाब से इन्हीं इकोनॉमिक प्रेशर्स की वजह से colonial expansion बढ़ता है। ठीक है, colonial expansion बढ़ता है जहां पे चाहे तो वो अपना सामान जबरदस्ती बेच सकते हैं, चाहे तो वो वहां के लोगों से बेगार में काम करवा सकते हैं, और इसी सब वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है कैपिटलिस्ट नेशन के बीच में और मार्केट्स के बीच में और टेरिटरीज के बीच में। रुडोल्फ हिल्फर्डिंग जो है वो 1910 में कहते हैं कि फर्दर डेवलप्ड दिस एनालिसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस कैपिटलिज्म। ठीक है, तो 1902 में जो एनालिसिस हम लोगों को मिलती है जेए के द्वारा, उसको रुडोल्फ आगे थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं और क्या करते हैं, हम लोगों को बतलाते हैं, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल देते हैं, और वो आर्ग्यू करते हैं कि बाद के सालों में जो कैपिटलिज्म है वो लार्ज बैंक मोनोपोलिस्ट इंडस्ट्रीज को मर्ज करेगा और डोमिनेट करेगा इकोनॉमीज को एंड पुश करेगा इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन को। मतलब कि ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ये अल्टीमेटली इंपायर्स बनाएगी और इसके अंडर सारे लोग आएंगे। ठीक है, B.I. लेनिन कहते हैं कि ये जो थ्योरी है इंपीरियलिज्म की, द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म होगी। ओके, ये वर्क जो है ये 1916 में आता है, प्रेजेंटिंग इंपीरियलिज्म एज अ नेचुरल आउटकम ऑफ मोनोपोली कैपिटलिज्म एंड फाइनेंस कैपिटल। तो इंपीरियलिज्म को ये आउटकम की तरह देखते हैं, किसका, कैपिटलिज्म का। Rosa Luxemburg in 1913 work The Accumulation of Capital also analyzed imperialism, linking it to the continuous expansion of capitalist markets into new territories as a means to sustain growth। तो जो रोजा है वो अपना काम प्रेजेंट करती है 1913 में, और ये एक किताब अपनी लिखती है, अपना काम जो है इनका है द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, जिसमें इन्होंने एनालाइज किया है कि जो इंपीरियलिज्म है वो लिंक है कंटिन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल से, मार्केट से, और ये बतलाती है कि किस तरह से नई टेरिटरीज को ढूंढना, उनको एक्वायर करना जरूरी है ताकि जो उनका ग्रोथ है वो सस्टेन कर पाए। सारे ही जो थिंकर्स हैं सबने ये शो किया है कि जो इंपीरियलिज्म है वाज नॉट एन एक्सीडेंटल बट स्ट्रक्चरली टाइड टू कैपिटलिज्म। जो इंपीरियलिज्म है कि एक की सत्ता आए, उसके नीचे सबको रहना है, ये अचानक से नहीं आ जाता, ये धीरे धीरे कैपिटलिज्म के द्वारा लीड किया जाता है, स्पेशली इन इट्स एडवांस स्टेजेस। और इसके एडवांस स्टेजेस मतलब कि जब ये कैपिटलिज्म बहुत बढ़ जाता है तब ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इंडियन नेशनलिस्ट व्यू। अब हम लोगों ने यूरोपियन व्यूज देख लिया, अब हम लोग इंडियन व्यूज देखते हैं। यूरोपियन सोशलिस्ट की थिंकिंग से हटके कौन कौन थे यूरोपियन सोशलिस्ट, लाइक हॉब्सन, हिल्फर्डिंग एंड लेनिन। इंडियन नेशनलिस्ट जो है उन्होंने अपना एक शार्प क्रिटिक रेडी किया है ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, जहां पे वो फोकस करते हैं ऑफ इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इंडिया, जहां पे ये लोग इकोनॉमी मतलब कि भारत के पैसों पे किस तरह से फर्क पड़ता है ब्रिटिशर्स के होने की वजह से। तो की थिंकर्स इंक्लूड दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, ये सारे की थिंकर्स हैं। ठीक है, आरसी दत्त, जिन्होंने अपने इकोनॉमिक नेशनलिस्ट स्कूल को स्टैब्लिश किया है, और जहां पे इनका मेन आर्ग्यूमेंट रहा है ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब कि एकदम चूस करके खत्म कर दिया गया है हमारे वेल्थ को। ठीक है, तो नौरोजी एंड दत्त क्या है वो हाईलाइट करते हैं कि जो वेल्थ है किस तरह से ट्रांसफर होता है, कहां से कहां, इंडिया से ब्रिटेन में ट्रांसफर होता है थ्रू प्लंडर, होम चार्जेस एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स एंड कैपिटल। तो इन सारी तरीकों से चोरी चकारी करके ये लोग ले गए हमारे पैसे। ठीक है, तो इसी को अच्छे से लिखने की कोशिश की गई है, प्लंडरिंग, होम चार्जेस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। ठीक है, तो leading to Indian impoverishment and widening the gap between India and England। क्योंकि ये लोग ही हमारे पैसे लेकर के चले गए तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में एक बड़ा सा गैप आ गया, इंग्लैंड रिच हो गया, इंडिया पुअर हो गया।
डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया इंडिया में, जिसकी वजह से जो इंडियन सप्लायर्स थे रॉ मटेरियल्स एंड एन इम्पोर्टर टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल गुड्स, और जो आखिरकार क्या होता है कि जो इंडिया के सप्लायर्स थे रॉ मटेरियल्स के, वो इम्पोर्टर बन जाते हैं किसके, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स के। Free trade policies. The laissez-faire approach prevented industrial growth in India, making it an agricultural colony of industrial England. तो ये एक अप्रोच है laissez-faire, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है इंडिया में, वो क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चरल कॉलोनी है इंग्लैंड के लिए, कि जिस चीज की भी एग्रीकल्चरली जरूरत है इंग्लैंड को, वो इंडिया उसको उगा करके देगा। मे बी इट्स इंडिगो, मे बी इट्स अफीम, ठीक है, कुछ भी जो चाहिए उनको वो उनको मिल रहा है इधर से। एग्रीकल्चरल टैक्सेशन, एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू डिमांड्स, बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, स्पेशली टेम्पररीली सेटल्ड एरिया लेड टू रूरल पॉवर्टी एंड रिकरिंग फैमिन्स एज नोटेड बाय आर.सी. दत्त, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टैक्सेशन होता था, इसकी वजह से जो रूरल लोग थे उन लोगों को अक्सर फैमिन्स का सामना करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उन लोगों को टैक्स में ही सारे पैसे दे देने पड़ते थे, तो उनके खुद के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। और एक्सेसिव मिलिट्री एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स ने भारत में रहते हुए अपने मिलिट्री के लिए एक्सपेंडिचर की। नेशनलिस्ट जो है क्रिटिसाइज करते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट को कि उन्होंने बहुत ज्यादा आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशनल स्पेंडिंग्स किए हैं और उन्होंने निगलेक्ट किया है डेवलपमेंट सेक्टर को, लाइक इरिगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। बॉर्डर कंस्ट्रक्ट, तो इंडियन क्रिटिक फोकस करते हैं फॉर्मल इंपीरियलिज्म पे और डायरेक्ट कॉलोनियल रूल पे, वाइल यूरोपियन सोशलिस्ट जो है वो कहते हैं कि इंपीरियलिज्म जो है वो एक ग्लोबल कैपिटल सिस्टम है। मतलब कि फॉर्मल इंपीरियलिज्म का मतलब है कि पूरी तरह से होता है ना कि राजा है रानी है उसके अंदर काम हो रहा है, और इस पे इंडियन क्रिटिक्स ने फोकस किया है। और जो यूरोपियन क्रिटिक्स हैं उन्होंने इस तरह से फोकस किया है कि ग्लोबल कैपिटलिज्म का जो सिस्टम है वो अल्टीमेटली इंपीरियलिज्म को लीड करता है, इंक्लूडिंग इनफॉर्मल इंपीरियलिज्म। और इसमें क्या होता है कि इनफॉर्मल जहां पे राजा रानी ना भी हो तो भी वहां इंपीरियलिज्म आ जाता है, ठीक है। हॉब्सन, लेनिन एंड हिल्फर्डिंग लिंक्ड इंपीरियलिज्म टू द इवोल्यूशन ऑफ द कैपिटलिज्म इटसेल्फ। तो ये सारे जो लोग हैं इन्होंने इंपीरियलिज्म को इवोल्यूशन ऑफ कैपिटलिज्म से लिंक किया है। और इंडियंस ने क्या किया है कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज पे ज्यादा ध्यान दिया है जो उन्होंने इंडिया के लिए बनाई। डिस्पाइट दिस डिफरेंस, इंडियन नेशनलिस्ट क्रिटिक्स प्लेड अ वाइटल रोल इन बिल्डिंग नेशनल कंसिक्वेंसेज एंड यूनाइटिंग पीपल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। तो इन सब डिफरेंसेस के बावजूद भी, मतलब कि यूरोपियन व्यूज और इंडियन व्यूज में बहुत अंतर होने के बावजूद भी, जो इंडियन नेशनलिस्ट का व्यू है उन्होंने इंडिया के लिए और रेवोल्यूशनरीज जुटाने में बहुत अपना सहयोग किया है, मतलब योगदान दिया है। इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, क्या इफेक्ट्स रहे कॉलोनियलिज्म के? But how did these stages affect the Indian economy? The artisan, peasant, worker and merchant, particularly all sections of Indian society were affected by colonial policies. ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कॉलोनियलिज्म का क्या इफेक्ट रहा। हर एक सेक्टर जो है वो उससे प्रभावित हुआ, ब्रिटिशर्स की वजह से, उनकी पॉलिसीज की वजह से, कॉलोनी बनने की वजह से प्रभावित हुआ। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो एक बहुत मेजर जो चेंज हुआ कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, और ये बहुत एक अर्ली कंसिक्वेंसेस था, मतलब कि लोगों को बहुत जल्दी ये समझ में आने लग गया था कि ये चीज तो भाई मेस्ड अप हो चुकी है इंडिया के साथ में। 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक्सप्लॉइट करती है इंडिया के आर्टिशंस को बाय एस्टैब्लिशिंग अ मोनोपोली, मतलब कि एक छत्र राज स्टैब्लिश करके वो भारत के जो आर्टिस्ट थे उनको एक्सप्लॉइट करती है और उनको फोर्स करती है देम टू सेल गुड्स एट लोअर प्राइस, और उनको फोर्स करती है कि तुम अपना सामान जो है वो कम दाम पे बेचो, और प्रिवेंट करती है कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेसेस। और उनको जो वो काम कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपना कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करे, कुछ भी करे, तो वो करने से रोकती है और उनके कैपिटल को एक्यूमुलेट करती है, उनको ज्यादा पैसे बढ़ाने नहीं देती है खुद के, ठीक है। विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो जो फैक्ट्री
फैक्ट्री के गुड्स हैं रिप्लेस कर देते हैं इंडियन टेक्सटाइल को, बोथ इन फॉरेन एंड डोमेस्टिक मार्केट्स। तो अब क्योंकि क्या हो गया कि मशीन्स आ गए, तो मशीन से काम जल्दी हो रहा है, तो इंडियन मार्केट में और फॉरेन मार्केट दोनों में ही इंडियन टेक्सटाइल की मांग कम हो जाती है। और अर्ली 19th सेंचुरी के आते आते तक में इंडिया का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो घट जाता है, और वाइल इंपोर्ट्स ऑफ मैनचेस्टर क्लोथ शोर्ट, मतलब कि मैनचेस्टर के जो कपड़े थे वो ज्यादा बिकने लग जाते हैं, इंडिया के कपड़े कम बिकने लगते हैं। एक डिबेट शुरू होती है अराउंड दिस इशू, जहां पे नेशनल लीडर्स जो हैं जैसे कि आरसी दत्त हैं और मालवीय हैं, ये आगे आर्ग्यू करते हैं कि ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो थेसिस है, जो आइडिया है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और कौन कौन इसको सपोर्ट करना चाहिए, और ये आइडिया किसने दिया है? ये आइडिया दिया है A.K. बागची ने। However, Morris denial Thorner questioned this, suggesting market expansion absorbed foreign imports without harming local artisans, though their claim lacked strong evidences. तो ये मिस्टर मॉरिस और डैनियल जो है वो कहते हैं कि ये जो लोग कह रहे हैं, आरसी दत्त जैसे लोग कह रहे हैं कि मार्केट एक्सपेंशन की वजह से, कैपिटलिज्म के एक्सपेंशन की वजह से जो फॉरेन एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, ठीक है, लेकिन इससे किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं हुआ है लोकल आर्टिशंस को। लेकिन इनके क्लेम में बहुत ज्यादा ही लैक्ड स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है, मतलब कि एविडेंसेस कुछ खास नहीं मिलते हैं इनके क्लेम के लिए। Famines in colonial India. While colonialism led to the destruction of traditional industries, तो traditional industries का तो घाटा हुआ ही है इस दौरान, साथ ही साथ कब famines में क्या क्या हुआ, मतलब कि अकाल, बाढ़ जैसी स्थितियों में क्या हुआ वो देखते हैं। It did not lead to agricultural growth. इसकी वजह से agricultural growth भी नहीं हुआ, colonialism की वजह से agricultural growth भी नहीं हुआ। In fact, जो agricultural productivity थी वो stagnant रही throughout the British rule। ठीक है, क्या key points हैं? Per capita and per acre food grain productivity declined between 1698 and 1947। तो इस समय के बीच में क्या होता है कि फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी, मतलब जितनी जमीन में जितनी अनाज की उत्पत्ति हो सकती थी उतनी उत्पत्ति नहीं होती है, कम हो जाती है उत्पत्ति, और बहुत ज्यादा अकाल का सामना करना पड़ता है मिड 19th सेंचुरी में, और हाईलाइटेड एग्रीकल्चरल फेलियर्स, और एग्रीकल्चरल फेलियर्स होते हैं। ऑफिशियल्स एस्टिमेट करते हैं कि 1.52 करोड़ डेथ्स होती हैं, और 39.7 करोड़ पीपल जो हैं वो अफेक्ट होते हैं फैमिन्स, अकाल की वजह से। और रूट कॉजेस क्या थे? एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन के, ड्राउट, ठीक है, अकाल पड़ गया, खेती अच्छे से नहीं हो पाई, टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन, मतलब कि टेक्नोलॉजिकल कोई एडवांसमेंट नहीं था, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रोवाइड यील्ड्स, मतलब कि इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया खेती बाड़ी करने के लिए, रिसोर्स को ड्रेन किया गया, हैवी टैक्सेशन लगाया गया, मनी लेंडर्स और इंटरमीडिएट, मतलब कि जो लोग पैसे लेंड करते हैं लोगों को कि ये लो 5 रुपए, अब 5 रुपए का 5,000 ले चुके हैं, फिर भी तुम्हारा कर्ज खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के लोगों की वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। नेग्लेक्ट ऑफ इरिगेशन एंड डेवलपमेंट बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट ने इरिगेशन के डेवलपमेंट में कोई भी सहायता नहीं की। पॉपुलेशन राइजेस फ्रॉम द 1920s वर्सन द क्राइसिस, और 1920 के आसपास से जो पॉपुलेशन है बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से ये क्राइसिस और ज्यादा डीपेन हो जाता है, ठीक है। तो इस दौरान में ये कुछ स्कॉलर्स हैं, ये इस पीरियड की बात करते हैं और ये कहते हैं कि इतना डिक्लाइन होता है किस चीज में? फूड में, मतलब कि इतना कम होता है तुम्हारा प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ऑल एस्टिमेट्स कंफर्म अ डिक्लाइन इन फूड सप्लाई। तो ये 3 अलग अलग स्कॉलर्स हैं और तीनों के हिसाब से जो फूड सप्लाई है वो ऑब्वियसली डिक्लाइन हुआ है उसमें ड्यूरिंग द 50 years ऑफ colonial रूल। दो द डिग्री वेरीज, अलग अलग डिग्री है पर डिक्लाइन हुआ है। कंक्लूजन क्या है कि कॉलोनियल पॉलिसीज की वजह से इंडस्ट्रियल डिस्ट्रक्शन हुआ विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ रिजल्टिंग टू सब्सटेंस क्राइसिस एंड फैमिन्स, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो पाया, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रक्शन हुआ और एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी नहीं हो पाया, हेवी टैक्सेशन हुए जिसकी वजह से फैमिन्स वगैरह देखने को मिले, ठीक है। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर,
तो क्या होता है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो स्टैग्नेंट रहता है, लेकिन जो नॉन फूड ग्रेन है या फिर जो कैश क्रॉप्स हैं उनमें हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिलती है, उनमें तेजी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड्स थी, कैश क्रॉप्स की डिमांड थी, और वो क्या होता है कि वो उनके दाम भी बढ़ते हैं और इनका जो डिमांड है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में वो भी बढ़ता है। कैश क्रॉप्स आपने जरूर बचपन में पढ़ा होगा, क्या थे कैश क्रॉप्स? देखो, कैश क्रॉप्स जो हैं वो ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको मार्केट में बेचने के लिए उगाया जाता है ताकि उनसे से ज्यादा प्रॉफिट हो सके, लाइक कॉटन, शुगर केन, व्हीट, राइस, कॉफी, ठीक है, चाय, टबैको, इस तरह की चीजें जो है कैश क्रॉप्स में आती हैं। तो कॉटन ब्लूम, ठीक है, कॉटन का ब्लूम क्यों होता है? कॉटन का ब्लूम इसलिए होता है क्योंकि कॉटन एक कैश क्रॉप है। तो यूएस सिविल वॉर के दौरान ट्रिगर्ड बाय ये जो कॉटन ब्लूम है, ये किसके वजह से ट्रिगर होती है? यूएस सिविल वॉर की वजह से ट्रिगर होती है, जहां पे एमेंसिपेशन मतलब कि जो स्लेव्स हैं वो फ्री हो रहे होते हैं, विच कॉज अ ग्लोबल कॉटन शॉर्टेज, और ग्लोबली कॉटन की शॉर्टेज हो जाती है, और इसकी वजह से एक शार्प राइज होता है कॉटन के प्राइसेस में, एंड एक्सपेंशन ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इन इंडिया, और इंडिया में ब्रिटिशर्स प्रेशराइज करने लग जाते हैं लोगों को कि तुम अपने खेतों में कॉटन ही उगाओ। कनेक्टेड इंडियन peasants and traders to the world capitalist system, और इंडियन peasants और traders जो है वो वर्ल्ड सिस्टम से कनेक्ट हो जाते हैं। एक्सपोर्ट हाउसेस इन बॉम्बे, एक्सपोर्ट हाउसेस मतलब कि सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए सेटअप किए जाते हैं एक्सपोर्ट हाउसेस। सिटी होलसेलर्स और ब्रोकर्स उभर के आते हैं। मनी लेंडर्स हु प्रॉफिटेड बाय एडवांसिंग क्रेडिट टू पेजेंट्स, मतलब कि लोग उधार देने लगते हैं पेजेंट्स को, किसानों को। इफेक्ट्स ऑफ कॉटन बूम एंड कैश क्रॉप एक्सपेंशन, तो क्या इफेक्ट्स होते हैं कॉटन बूम के और कैश क्रॉप एक्सपेंशन के? स्ट्रेंथन इंडियाज रोल एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट, वेस्ट तो इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था, मशीनें वहां चल रही थी, लेकिन रॉ मटेरियल कहां से आ रहा था? इंडिया से आ रहा था, और कॉम्प्लीमेंटिंग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडिया खुद ही अपनी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। Now, aligned with the colonial division of labor, where colonies focused on agriculture and the West focused on Indian industrialization production. तो क्या होता है कि जो वेस्ट है, मतलब यूएसए जैसे जो स्टेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, वो मशीन्स और फैक्ट्रीज पे ध्यान दे रहे हैं, और इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया लेबर प्रोवाइड कर रहा है और रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। तो एस्पेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो पर एनम इतना होता है, फूड ग्रेन का आउटपुट ये होता है, पर कैपिटा फूड ग्रेन, ये उस समय का एक आंकड़ा है कि इन इन चीजों में क्या परसेंटेज रहे हैं। मेन कैश क्रॉप्स क्या क्या थे? कॉटन, जूट, टबैको, शुगर केन, ऑयल सीड्स, ये सारे मेन कैश क्रॉप्स थे। Impact of commercialization on rural society. The commercialization of agriculture during colonial rule led to significant changes. ठीक है, तो commercialization जो होता है एग्रीकल्चर का colonial पीरियड में, उसकी वजह से बहुत सारे significant changes होते हैं रूरल सोसाइटी में, मतलब गांवों की सोसाइटी में, जहां पे हम लोगों को इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, मतलब कि एक तबका गरीब होने लगता है और एक तबका अमीर होने लगता है। एंड द ग्रोथ ऑफ यूसरी एंड मर्चेंट कैपिटल, यूसरी का मतलब होता है सूदखोरी, और मर्चेंट कैपिटल मतलब कि समझ रहे हो आप कि कोई एक गरीब किसान है, उसके ऊपर उसको अगर खेती करनी है तो वो कर्ज मांग करके करेगा, सूद चढ़ेगा उस पर, ठीक है, तो इस तरह की चीजें होने लगती हैं। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं कि डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर, वही मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कोई किसान अगर खेती करना चाहता है तो उसको अपनी हर खेती के पहले अपने मनी लेंडर के ऊपर उसको डिपेंड करना पड़ेगा, उसको खुश करना पड़ेगा कि वो उसको कुछ पैसे दे, उससे वो खेती करे। तो पुअर पेजेंट्स बिकेम हेवीली डिपेंडेंट ऑन विलेज बनियास, मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स फॉर लोन्स to market their crops, meet substances needs during lean seasons, pay land revenue in cash। तो इन सारी चीजों के लिए कहाँ निर्भर रहना पड़ता था किसानों को? उन लोगों को बनिया यानी कि मनी लेंडर्स या फिर ट्रेडर्स पे निर्भर रहना पड़ता था, जो कि उनको पैसे देते थे, और फिर अल्टीमेटली जो किसान थे वो जाकर के क्या करते थे, वो क्रॉप्स के लिए जो सामान चाहिए उनको, बीज वगैरह खरीदते थे, या फिर जो भी उनको सब्सटेंसेस चाहिए खेती के लिए वो खरीदते थे, और उसके बाद फिर पे लैंड रेवेन्यू इन कैश, और उसके बाद फिर वो क्या करते थे कि जो लैंड रेवेन्यू है, क्योंकि उनको टैक्सेस भी देने पड़ते थे, तो उन सारी चीजों के लिए भी वो किस पे निर्भर करते थे? वो मनी लेंडर्स पे निर्भर करते थे। रोल ऑफ द बनिया, सप्लाइड क्रेडिट बट एट एक्सप्लॉइटिव टर्म्स, तो जो बनिया लोग थे वो क्या करते थे कि वो लोग क्रेडिट देते थे, मतलब कि उधार में पैसे दे देते थे, लेकिन वो बहुत एक्सप्लॉइटिव टर्म्स यूज करा करते थे, ठीक है। बिकेम द एजेंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंपोर्टेड गुड्स लाइक मैनचेस्टर क्लॉथ इनटू रूरल मार्केट्स। तो ये क्या करते थे कि ये
एक एजेंट बन गए थे जो कि इंपोर्ट करते थे गुड्स को, मतलब कि भेज नहीं रहे हैं खुद का सामान, ये लोग सामान मंगवा रहे हैं और रूरल मार्केट्स में उनको बेचा करते थे। इम्पैक्ट ऑन पेजेंट्री, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन चीजों का पेजेंट्री पे? तो जो पुअर किसान थे, जो गरीब लोग थे, वो लोग एडवांस में अपने जो खेती से होने वाले जो उपजाऊ अनाज है उसको एडवांस में मनी लेंडर्स के पास गिरवी रख देते थे, और उनके पास कोई भी चॉइस नहीं होती थी कि उनको क्या उगाना है। उनको अपनी खेत में आलू उगाना है, गेहूं उगाना है, कोई भी उनकी चॉइस नहीं होती थी। मनी लेंडर्स ही बताते थे कि आपको अपने खेत पे क्या उगाना है। बेटर ऑफ पेजेंट्स स्टोर्ड क्रॉप्स टू वेट फॉर बेटर प्राइजेस, तो जो थोड़े से अच्छे वेल टू डू किसान थे वो क्या करते थे कि बेटर प्राइजेस पे सामान बेचा करते थे और सोल्ड प्रोड्यूस इन अर्बन मार्केट्स फॉर हायर रिटर्न्स, और अपने सामान को जाकर के शहरों में बेचा करते थे। सम बिकेम मनी लेंडर्स देमसेल्व्स, और कुछ जिनके पास पैसे थे वो खुद ही जाकर के मनी लेंडर्स बन जाते हैं। वर्सनिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर पेजेंट्स, और इससे क्या होता है कि ये चीजें और गहरी कर देती हैं गरीब और अमीर के बीच की खाई को। डीपेजेंटेशन, तो बहुत सारे जो स्मॉल फार्मर्स थे उन्होंने अपनी लैंड खो दी। क्यों खो दी? क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया था। बिकेम लैंडलेस लेबर्स, और वो क्या हो जाते हैं? वो लैंडलेस लेबर्स हो जाते हैं, जो कभी अपने खेत में खेती किया करते थे उनके पास अब खुद का कोई भी जमीन नहीं है, वो जाकर के दूसरों के खेत में काम करने लगते हैं। ऑल दो ये जो लैंडलेस लेबर्स थे एग्जिस्टेड प्री कोलोनियली, मतलब कि कोलोनियल एरा से पहले भी एग्जिस्ट करते थे, और ये जो कोलोनियल कॉमर्शियलाइजेशन था इसकी वजह से ये चीज थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाती है। तभी हम लोग यहाँ पे एक चार्ट देखेंगे जहाँ पे हम लोगों को लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स देखने को मिलेंगे। इनका क्या परसेंटेज था? 37.8% था। स्मॉल फार्मर्स जो थे जिनके पास 5 एकड़ से कम की जमीन थी वो 9% थे। टेनेंट्स एट विल एंड शेयर क्रॉपर्स, मतलब कि टेनेंट्स जो अब साझे की खेती हो रही है या फिर जो उस अनाज में पैसे लगा रहे हैं और उनमें से उनको कुछ सामान चाहिए, आटा इतना चाहिए, गेहूं इतना चाहिए, तो ऐसे जो लोग थे वो 24.3% थे। और बेटर ऑफ फार्मर्स, मतलब कि जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन थी वो 25.3% थे। और रेंट रिसीवर्स, मतलब कि नॉन कल्टिवेटर्स जो खुद उपजाऊ खेती नहीं कर रहे थे, वो लोग बस रेंट रिसीव कर रहे थे, वो कौन से थे? वो 3.6% थे। Colonial agricultural commercialization widened rural inequalities, increased the number of landless laborers, and created a class of rich peasants and moneylenders, deepening social and economic division in rural India. तो colonial agricultural commercialization की वजह से रूरल इनइक्वालिटी बढ़ती है, गांवों में इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, और जो लैंडलेस लेबर थे उनके नंबर्स में इंक्रीज होता है। साथ ही साथ ये क्लास ऑफ रिच पेजेंट्स और मनी लेंडर्स भी बनाती है। ठीक है। नाउ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास, तो मॉडर्न इंडस्ट्री और इंडिया के में जो कैपिटलिस्ट क्लास थी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होता है वो ब्रिटिश रूल के अंदर होता है, जैसे कि रेलवेज और ट्रांसपोर्टेशन का हम लोगों को उधर देखने को मिलता है। और प्राइमरीली ये कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन को ही सर्व करने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि उनको अपने सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना पड़ता था। बट ऑल्सो ये धीरे धीरे क्या करता है कि ये इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी लीड करता है, स्पेशली कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को ये लीड करता है। इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो फेस करता है अपोजिशन, कहां से? ब्रिटिश बिजनेस इंटरेस्ट से एंड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी से। तो जो इंडियन इंडस्ट्रीज है वो क्या करती हैं कि बिजनेस जो इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब कि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको ब्रिटिशर्स को उनसे खतरा होता है। वो सोचते हैं कि अगर ये सामने आएंगे तो हमारा क्या होगा। तो इसकी वजह से, इनके इंटरेस्ट की वजह से इन लोगों को अपोजिशन का सहारा मतलब फेस करना पड़ता है, और उनपे टैरिफ पॉलिसीज लगती हैं कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं, आप इस तरह से काम कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे उन पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए जाते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बहुत मिनिमल थी। इंडस्ट्री का जो शेयर था एनडीपी वो 12.7% से 16.7% तक ही बढ़ता है। सी कितना ये लंबा टाइम है, लगभग 40 सालों का टाइम है। 1900 में जो 12.7% का था रेशियो, वो रेशियो बढ़कर के 16.7% ही होता है। कब? 1940 से 1944 के बीच में। और एग्रीकल्चर जो है वो डोमिनेंट रहता है इंडिया में, और जहां पे इसका जो शेयर होता है वो एग्रीकल्चर जो है वो डोमिनेंट रहता है इंडिया में, लेकिन इसका जो शेयर है वो 63% से लेकर के गिर जाता है 47% में। मतलब कि ये भले ही वाइडर लोग इसको कर रहे थे, लेकिन इसका जो शेयर है वो गिर जाता है। ठीक है। सर्विस सेक्टर जो है वो बढ़ता है, मतलब कि लोग अब नौकरियों में ध्यान दे रहे होते हैं। 23.7% लोगों से 35.7% लोग क्या करते हैं कि नौकरियां करना शुरू कर देते हैं। पर कैपिटा इनकम दादा भाई नौरोजी के हिसाब से
1860s में इंडियन लोगों की क्या थी 20 रुपीज पर एनम थी और इंग्लिश मैन की क्या थी 568 रुपीज पर एनम थी। ठीक है, उसके बाद फिर शिव सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया एक सर्वे है जिसमें पता चलता है कि जो इनकम स्टैगनेंट रहा है, मतलब कि ये 20 रुपए से 1900 और 1944 के आते तक में क्या होता है कि बस 52 रुपए या फिर 56.6 रुपए की इनकम होती है पर एनम एक एवरेज इंडियन इंसान की, और वो उस एक जमाने में 20 रुपए होती है। तो कंक्लूजन ये है कि इंडिया ने बहुत लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसका स्टैग्नेंट रहा है और ये कंटिन्यूड अंडर डेवलप्ड रहा है। अंडर डेवलपमेंट इसको फेस करना पड़ा है क्योंकि जो इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज थी, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, जिसकी वजह से वेल्थ जो है वो ड्रेन होता चला गया। The colonial state. The colonial state in India primarily served British imperial interest. तो colonial state होने की वजह से इंडिया को सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर के इंटरेस्ट को ही ध्यान में रखना पड़ता था और नॉट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और भारत के लोग खुद की ही डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रहे थे। इसमें क्या की पॉइंट्स थे? तो जो ब्रिटिशर्स थे वो एक पॉलिसी फॉलो करते थे, लियाज फेयर प्लस पुलिसमैन, बट ऑफन इंटरवीन्ड एक्टिवली टू प्रोटेक्ट कॉलोनियल इंटरेस्ट। इनका कहने का मतलब ये है कि वो लोग ज्यादा अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, तुमको हमारे ये व्हाइट मैन का बर्डन है, तुम लोगों को सिविलाइज करना है। लेकिन ऑफन ये क्या करते थे कि ये अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट किया करते थे। इंडियन रेलवेज वर बिल्ट विथ गारंटीड रिटर्न्स फॉर ब्रिटिश इन्वेस्टर्स। तो इंडियन रेलवेज जो थी वो ऐसा नहीं, मैंने पहले भी बताया कि जो इंडियन रेलवेज थी वो भारतीयों के लिए नहीं बनाई गई थी, वो उनके ही इंटरेस्ट के लिए बनाई गई थी। और जो इनके इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने रेलवेज में इन्वेस्ट किया, उनको गारंटी दिया गया कि आपको जरूर ही यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इंश्योरिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ लॉसेस। तो लेजे फेरे इन टैरिफ पॉलिसीज हार्म्ड इंडियन इंडस्ट्रीज। तो ये जो पॉलिसीज थी इनकी वजह से क्या होता है कि इंडियन इंडस्ट्रीज को बहुत हार्म होता है। कोई भी प्रोटेक्टिव टैरिफ जो है वो इम्पोज नहीं किया गया मैनचेस्टर क्लोथ पे, डैमेजिंग इंडियन टेक्सटाइल मिल्स। तो ये जो मैनचेस्टर क्लोथिंग थी जो इंडिया में आने लग गई, ये जबरदस्ती इंडियंस को बेची जाने लगी। यहाँ पे कोई भी टैक्सेस नहीं लगते थे, लेकिन इंडिया में ही इंडिया के ही कपड़ों पे टैरिफ और टैक्सेस लगाए जाने लग गए, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, वो महंगे हो गए। तो लोग ऑब्वियसली, अब लोगों के पास खुद भी पैसे नहीं है तो वो ऑब्वियसली सस्ती चीजें खरीदेंगे। तो जब अकाल का टाइम आता था तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इंटरवीन करने से कि ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, और जो फूड ग्रेन ट्रेड था उसको एक्सपोर्ट किया डिस्पाइट स्टारवेशन। मतलब कि जो खाना था भारत से बाहर भेजा जा रहा था डिस्पाइट इस चीज के कि भारतीयों को ही खुद उसकी जरूरत थी। Now, British business interests controlled policy making through, जो ब्रिटिश बिजनेस इंटरेस्ट था वो कैसे कंट्रोल करता है पॉलिसी मेकिंग को, तो और वो किस के लिए करता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए करता है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया के लिए करता है, गवर्नर जनरल एंड इंडियन ब्यूरोक्रेसी के लिए करता है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जो प्रेशर है वो कहाँ से बना? वो इंडियन कैपिटलिस्ट से बना, नेशनलिस्ट मूवमेंट से बना, फाइनेंशियल नीड्स फॉर द गवर्नमेंट से बढ़ा। मतलब कि इन लोगों की वजह से क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार पे प्रेशर बनता है कि अब भारतीयों को आजादी मिलेगी किस चीज की? इकोनॉमिकल ग्रोथ की। ठीक है, अब कंक्लूजन इसका ये हो सकता है कि मिड 19th सेंचुरी से लेकर के 1947 तक जो कॉलोनियल स्टेट्स का मेन रोल है वो मॉडर्नाइजेशन नहीं था, बल्कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को फैसिलिटेट करना, मतलब उनको सहारा देना था और मेंटेन करना ब्रिटिश इकोनॉमिक डोमिनेंस ओवर इंडिया। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम लोग 1 by 1 जो स्लाइड्स हैं उनको प्रेजेंट करने वाले हैं। वो 10 to 15 सेकेंड्स आप लोग या तो पॉज कर सकते हैं वीडियो और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को नोट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। बट एज यूजुअल मैं हमेशा कहती हूँ कि स्क्रीनशॉट्स बट पड़े रह जाते हैं और जरूरत के टाइम पे आपको मिलते भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप इसको लिख करके रख लो, कि बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स योर चॉइस, इट्स योर विल। आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं पढ़ने हैं तो पूरा जो क्रक्स है वो आपके इस बुक में मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, तो आप इसको 2-3 बार 4 बार सुन लो। तो इससे क्या होगा कि आपको दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी कि ये इस चैप्टर का क्रक्स था। ऊपर नीचे करके कुछ भी एग्जाम्स में लिख दो, पेपर भर के आना, आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जामिनेशंस। और आपको इन सब्जेक्ट्स के अलावा, मैं बीए हिस्ट्री पूरा कवर कर रही हूँ, इनके अलावा आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए हेल्प चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, आपको सब्जेक्ट की समरी चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। ओके, सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जामिनेशंस।